जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग पेडिग्री एनालिसिस और मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अरे आजा। हम्म तो पेडिग्री साइंटिस्ट का नाम था। इन्होंने एक तरीका बताया कि जिसकी वो एक जेनेटिकल टूल बताया जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा कैरेक्टर्स इनहेरिटेबल हो रहा है और किस पैटर्न में इनहेरिटेबल हो रहा है। उस चीज़ को हम लोग कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री इट इज़ ए जेनेटिकल विजुअल टूल टिकल visual tool to represent the family, to represent to represent the family and their inheritance pattern of the genetic disorder and their inheritance इसका ज़्यादा यूज़ जेनेटिकल डिसऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका यूज़ अलग पर्पस के लिए भी हो सकता है। कुछ अच्छे गुणों के लिए भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोई कैरेक्टर अपने फैमिली के अंदर किस तरह से वो माता से पिता माता से बच्चे में आ रहा है, बच्चे से उसके ग्रैंड डॉटर्स में जा रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ट्रैक करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर किस हिसाब से जा रहा है ना। अब हिसाब का मतलब दो ही हिसाब बनता है, या तो डोमिनेंट होगा या तो रिसेसिव होगा। ठीक है, हिसाब का दो ही हिसाब है। देखो, पेडिग्री एनालिसिस के दो हिसाब। पहला हिसाब या तो डोमिनेंट होगा, ठीक है, डोमिनेंट होगा या तो रिसेसिव होगा। यही दो हिसाब है किसी भी कैरेक्टर का। मतलब मेंडल के हिसाब से जो कैरेक्टर्स के मौजूदगी के हिसाब है वो डोमिनेंट हो सकता है या तो रिसेसिव हो सकता है, जो मेंडल भैया ने बताया। तो लेकिन मेंडल भैया ने डोमिनेंट और रिसेसिव बताया, लेकिन हमारे जीन में कुछ दो जीनों को दो भागों में बांट सकते हैं हम लोग। एक तो सेक्स क्रोमोसोम्स और एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम जो हमारे सेक्स रिलेटेड चीज़ के अलावा बाकी सारे काम करते हैं। जैसे कि हमारे ब्रेन डेवलपमेंट हुआ, लीवर का फॉर्मेशन हुआ, किसी एंजाइम का फॉर्मेशन हुआ जो डाइजेशन में हेल्प करता है, वो सारे काम हमारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम करते हैं। तो अब ये हो सकता है ऑटोसोमल, ये दोनों क्या हो सकते हैं, या तो ऑटोसोमल हो सकते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकते हैं, या फिर वो सेक्स लिंक्ड मतलब एक्स लिंक्ड हो सकता है, या फिर एक वाई लिंक्ड भी होता है। लेकिन वाई लिंक्ड हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो हम लोग उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये ऑटो डोमिनेंट या रिसेसिव ऑटोसोमल केस में हो भी सकता है, एक्स लिंक केस के भी केस में हो सकता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहला केस ऑटोसोमल रिसेसिव के केस के साथ। ठीक, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब क्या हुआ कि कोई भी कैरेक्टर है, जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल है ना, और कैपिटल ए स्मॉल है और कैपिटल ए स्मॉल है ना। इसमें क्रॉस होगा जिसमें ए कैपिटल है, ए कैपिटल है, और इसके चार टाइप्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ए मिला, कैपिटल ए स्मॉल ए मिला, कैपिटल ए स्मॉल ए मिला, और स्मॉल ए मिला। ठीक है, तो ये चार टाइप्स मिला। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब होता है कि वो डिसऑर्डर जो रिसेसिव केस में ही अफेक्टेड होगा पर्सन। ठीक है, अगर रिसेसिव केस है तभी वो अफेक्ट होगा, इसके अलावा वो किसी भी केस में अफेक्टेड नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ हम लोग पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे बॉक्स का मतलब क्या होगा। बॉक्स का मतलब मेल होगा, स्क्वायर का मतलब, सर्कल का मतलब फीमेल होगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे इसको फीमेल जो कैरियर है तो उसके बीच में एक छोटा सर्कल बना देंगे, तो ये कैरियर फीमेल हो जाएगी, कैरियर फीमेल हो जाएगी। और ये जो है ये ये मेटिंग को बताता है, मेटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल, मेटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल। और
हाँ, इससे जो भी नीचे निकलेगा उसके बाद से वो बताएगा कि ये उसको प्रोजेनी है, ठीक है। जस्ट मेटिंग आफ्टर द प्रोजेनी, so ये जो नीचे आएगा जो लाइंस ये सब बताएगी प्रोजेनी। तो ये सब तो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, फिर से वो मैंने बता दिया। इसके अलावा भी कुछ साइन होते हैं जो कि आपके लेवल पे अभी ज़रूरत नहीं है, तो फिर यहाँ पे हम लोग उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब क्या हुआ कि अगर रिसेसिव केस है तभी वो अफेक्टेड होगा, वरना अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आप कैपिटल ए स्मॉल ए आपने लेके एग्जांपल लिया, जिसमें कैपिटल ए स्मॉल ए, ये सारे केसेस में क्या है, ये सब डोमिनेंट, आपके पास एक जीन भी डोमिनेंट हुआ तो वो छोटे वाले को एक्सप्रेस नहीं करना देगा, रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं करने देगा। ये पीपल क्या होंगे, नॉर्मल पीपल होंगे। ये क्या होंगे, नॉर्मल पीपल होंगे। और जो रिसेसिव वाला होगा वो वही क्या होगा, अफेक्टेड होगा। अब इसको दूसरे उदाहरण से देखो, जैसे यहाँ पे ए क्या होगा, सपोज आरबीसी का जो जीन है, ठीक है, उसका शेप है सिकल सेल के लिए। तो सपोज यहाँ पे कैपिटल एस ये है और यहाँ पे स्मॉल एस है ना। एच बी एच बी एस और एच बी स्मॉल एस आप ले सकते हो। तो उसका अलग से मैं एग्जांपल दिखाता हूँ तुमको, यहाँ पे नहीं, ठीक। ऑटोसोमल रिसेसिव का तो एक बीमारी है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया नॉर्मल केस में क्या होगा, नॉर्मल केस में हमारे पास आरबीसी अच्छा खासा होगा। अच्छा खासा होने का अर्थ क्या है कि वो क्वालिटेटिवली गुड होगा। आरबीसी हमारा क्या होगा, क्वालिटेटिवली गुड होगा, क्वांटिटेटिवली भी हमारी आरबीसी गुड होती है। जैसे एच बी एस है कैपिटल, तो ये एच बी एस दो होंगे जीन, ठीक है। तो ये हमारा आरबीसी एक अच्छा खासा आरबीसी बनाएगा। और इस आरबीसी में हमारे जो अमीनो एसिड होती है, जी ए जी करके अमीनो एसिड होगा, वो वैलिन बनाएगा, ठीक है। वैलिन बनाएगा जी ए जी, ठीक है। जी ए जी एम आर एन ए में, ये एम आर एन ए का, ये डीएनए का नहीं, ये एम आर एन ए में जी ए जी रहेगा, तो ये वैलिन बनाएगा। तो हमारा सेल ऐसा रहेगा। लेकिन अगर हमारा हीमोग्लोबिन का जो जीन है सिकल सेल्ड हो गया, एच बी स्मॉल एस, तो फिर ये क्या करेगा, हमारे सेल को आरबीसी को सिकल सेल टाइप का बना देगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में आप देखोगे कि यहाँ पे जो एमआरएनए का जो हमारा जी ए जी था वो क्या हो जाएगा, जी यू जी हो जाएगा। एम आर एन ए का क्या हो जाएगा, जी यू जी हो जाएगा। और फिर वो फाइनली क्या बना देगा, ग्लूटामिक एसिड के, सॉरी वैलिन की जगह क्या बना देगा, ग्लूटामिक एसिड बना देगा। तो जब ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, एसिडिक, सॉरी सिकल शेप हो जाएगा। तो ये बना नहीं पाएगा, ठीक है। मतलब ये फिर इट कैन नॉट, इट कांट कैरी ऑक्सीजन। लेकिन पूरी तरह से इसकी संख्या नहीं घटेगी, क्वांटिटी इसकी नहीं घट रही, लेकिन क्वालिटी इसकी घट जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी, क्वालिटी घट जाएगी, ठीक है। और आरबीसी की क्वांटिटी भी घट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आरबीसी जो नॉर्मल आरबीसी है वो घट जाएंगे। यहाँ पे ये नॉर्मल आरबीसी है और यहाँ पे ये आरबीसी, ये अब नॉर्मल आरबीसी है, सिकल सेल आरबीसी। तो फिर यहाँ पे आरबीसी का क्या होगा, क्वांटिटी, क्वांटिटी आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। एक और बात मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जो इस केस में जो सिकल सेल एनीमिया होता है, ये पेशेंट सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट होंगे कैन नॉट अफेक्टेड बाय, पेशेंट कैन अफेक्टेड बाय मलेरिया। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मलेरिया के जो पेशेंट, सॉरी बहुत ज़्यादा जो सिकल सेल के पेशेंट होते हैं उनको, उनमें मलेरिया यूजुअली नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें आरबीसी का ही काउंट कम है। अब जब आरबीसी का ही काउंट कम होगा तो उसमें मलेरिया होगा ही नहीं। अब इसको जेनेटिकल डिसऑर्डर के तौर पे देखते हैं। तो अब आप ये समझो कि एच बी कैपिटल एस और एच बी स्मॉल एस, अगर ये क्रॉस हुआ, ये मेल होगी, मान लो ये फीमेल होगी, ये क्रॉस हुआ एच बी कैपिटल एस एच बी स्मॉल एस के साथ, ठीक है।
स्मॉल एस के साथ क्रॉस हुआ तो आपको पता है क्या मिलेगा, कैपिटल एस स्मॉल एस मिलेगा। मैं बार बार एच पी एस नहीं लिख रहा, ठीक है। और कैपिटल एस मिलेगा, कैपिटल एस स्मॉल एस मिलेगा, और स्मॉल एस मिलेगा। तो इस केस में आप क्या देखोगे, इस केस में आप देखोगे कि जो स्मॉल एस है उसी को क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया बीमारी होगी। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया बीमारी उसी को होगी जिसमें ये स्मॉल एस स्मॉल होगा। लेकिन बाकी सब में क्या होगा कि इसमें एक कैपिटल एस है, ये कैपिटल एस क्या करेगा, डोमिनेंट हो जाएगा, कैपिटल एस डोमिनेंट हो जाएगा। और जब ये डोमिनेंट होगा तो यहाँ पे जो भी सेल बनेंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल सेल बनेंगे। इवन दो द स्मॉल एस इज देयर इन दिस सेल, इवन दो इट विल बी नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल होगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, सेल कैसा हो जाएगा, सिकल सेल हो जाएगा, सिकल सेल हो जाएगा। तो ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई कि किसी भी केस में रिसेसिव, यहाँ पे रिसेसिव दोनों जीन होगा तभी वो जाके एक्सप्रेस करेगा। तो एक बात मुझे बताओ कि हर बार 4 बच्चे देगा कोई पेरेंट, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो अब ये इसका एक डायग्राम आप देखो, क्या ये क्रॉस किया इसके साथ, ठीक है, और इससे 3 बच्चे मिले, इससे कितने बच्चे मिले, 3 बच्चे मिले। इसमें से एक भी अफेक्टेड नहीं थे, एक भी अफेक्टेड नहीं थे। इसका क्रॉस करा है किसी और के साथ, अनअफेक्टेड के साथ, और इसका क्या मिल गया आपको, एक उसकी बच्ची क्या होगी, एक फीमेल बच्ची उसकी क्या होगी, अफेक्टेड होगी। अफेक्टेड पूरा डैश कलर कर देंगे तो पूरा अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, डैश। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहले जनरेशन में, ये पहला जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन जो है, F1 जनरेशन नहीं लेकिन फर्स्ट जो जनरेशन होगा, फर्स्ट जनरेशन आप देखोगे उसमें कोई भी प्रोजेनी उसका अफेक्टेड नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, एच बी कैपिटल एस हो सकता है, और यहाँ पे एच बी कैपिटल एस और एच बी स्मॉल एस हो सकता है, यही हो सकता है ना। तो इस केस में आपको कोई भी बच्चा आपको अफेक्टेड नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होगा, जनरेशन्स को स्किप कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि वो हर बार जनरेशन में दिखेंगे, हर जनरेशन में। सो आप कुछ पॉइंट्स इसके बारे में लिखोगे जिससे आपको ये सवाल बनाना आसान हो जाएगा। सो आप क्या लिखोगे, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट ऑफन स्किप द जनरेशन। तो सो जो ट्रेट है, जो गुण है, ट्रेट often skip the generation, okay, state often skip the generation। देन सेकंड पॉइंट आप क्या लिखोगे, सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, और क्या आपने नोटिस किया कि ऑल, आप पाओगे कि जो अफेक्टेड है वो यहाँ पे मेल और फीमेल क्या होंगे, दोनों के ही अफेक्ट होने के सेम चांसेस होंगे, है ना। मेल एंड फीमेल have same probability of for affected for diseased, okay, of being diseased, of being diseased, ओके। सो मेल और फीमेल दोनों ही इक्वली वो डिजीज हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी एक मेल में ज्यादा हो या फिर फीमेल में ज्यादा होगी, ठीक है। बोथ पेरेंट इज अफेक्टेड, ऑल चिल्ड्रन शुड बी अफेक्टेड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखना कि अगर इफ बोथ पेरेंट इज अफेक्टेड, इफ बोथ पेरेंट is affected, sure, then sure all progeny will be affected, all progeny will affected। तो ये मेंडल के क्रॉस जैसे, ये बहुत सिंपल है, आपको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी इस बात को समझने में। एक बार क्रॉस देख लेना जो मैंने अभी बताया। अब नेक्स्ट जो डिजीज है वो हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसके एग्जांपल्स देख लो आप। ये ऑटोसोमल रिसेसिव के जो एग्जांपल्स हैं वो सिकल सेल एनीमिया तो आपने देखा, लिख लो इसको, सिकल सेल anemia, anemia means low count of the RBC, okay, low count of the RBC। alkaptonuria,
हेलिकॉप्टरन्यूरिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, टाइसेक्स, फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, टाइसेक्स, टाइसेक्स एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? यहाँ तक कोई डाउट है? तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है, नेक्स्ट एग्जांपल कहाँ गया? हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट का हम लोग देखेंगे, जिसके एक उदाहरण ले रहा हूँ ब्रैंकिडेक्टाइली या फिर मार्फन सिंड्रोम। इसके दो उदाहरण है, मार्फन सिंड्रोम। तो आपने बहुत बार देखा होगा किसी किसी का एक हाथ में 5 से ज़्यादा उंगलियां हो जाती है, 6 उंगलियां हो जाती है, या फिर कभी कभी 7 तो मैंने कभी नहीं देखा, बट 6 उंगलियां यूजुअली मिल जाती है। तो वो ब्रैकिडेक्टाइली का केस होता है, ठीक है, वो नॉर्मल केस नहीं है। तो ब्रैकिडेक्टाइली का मैं यहाँ पे कैपिटल डोमिनेंट ले रहा हूँ और स्मॉल बी ले रहा हूँ ऐसे रिसेसिव। तो सपोज कि ब्रैकिडेक्टाइली कब होगा? जब आपने हेटेरोजाइगस आपने क्रॉस कराया, ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो कैपिटल बी स्मॉल बी में जब भी आप क्रॉस कराओगे बेटा, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका मतलब ये क्या होंगे? ये जो पेरेंट है, ये पेरेंट दोनों अफेक्टेड है, क्योंकि ये बी क्या है, बी यहाँ पे डोमिनेंट है। तो जब बी डोमिनेंट है, तो बी डोमिनेंट है तो फिर स्मॉल कैपिटल बी क्या होगा? स्मॉल बी पे क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्रॉस कराऊंगा तो मेरे को वापस क्या मिलेगा? कैपिटल बी जो पक्का डोमिनेंट होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, और कैपिटल बी स्मॉल बी, और स्मॉल बी, मतलब कि पक्का इसमें कभी भी जनरेशन गैप होगा ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं से एक डोमिनेंट आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये सारे क्या होंगे? अफेक्टेड हो जाएंगे। दूसरा केस आप क्या देख सकते हो बेटा? दूसरा केस आप ये देख सकते हो कि आपने क्रॉस कराया कैपिटल बी एक अफेक्टेड को नॉन अफेक्टेड से क्रॉस कराया है, जो नॉन अफेक्टेड है। तो स्मॉल बी से कराया है, तो ये क्या है? अनअफेक्टेड, ये अफेक्टेड है। तो यहाँ पे अफेक्टेड से आपने क्रॉस कराया, तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो ना, यहाँ पे ये मेल सपोज अफेक्टेड है, यहाँ पे आपने क्रॉस कराया है अनअफेक्टेड से। जब आपने इसको क्रॉस कराया तो क्या बनेगा? आपको मिलेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, ओके, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी, एक ये क्रॉस हुआ, ठीक है, ये। तो इसमें 50% जो होंगे वे 50% क्या होंगे? अफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है, ये अफेक्टेड हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे? अनअफेक्टेड, अफेक्टेड, ठीक है, अनअफेक्टेड हो जाएंगे स्मॉल बी। इसका मतलब कि इस वाले केस में भी जनरेशन गैप नहीं हुआ। लेकिन एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मान लो अनअफेक्टेड क्रॉस हुआ। तो जब अनअफेक्टेड क्रॉस होगा तो इसका मतलब कि हरदम आपको अनअफेक्टेड प्रोजेनी ही मिलेंगे। मतलब रिसेसिव क्रॉस करेंगे तभी जाके आपको अनअफेक्टेड प्रोजेनी मिलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? तो आप इसके पॉइंट्स क्या लिखोगे बेटा? सो पॉइंट्स आप लोग लिखोगे, इन दिस trait cannot trait can't skip if any of the parent are affected, of if any of the parent are affected। नहीं समझे ना? समझे कि नहीं? तो कोई भी पेरेंट, अगर एक भी पेरेंट अफेक्टेड हुआ ना, तो आपको पक्का पक्का आपको प्रोजेनी आपको अफेक्टेड मिल ही जाएगा। अगर कोई भी पेरेंट अफेक्टेड होगा तो एटलीस्ट आपको, इफ एनी पेरेंट इज अफेक्टेड, एनी parent if any single parent is affected, affected single parent is affected, for sure will get 50% affected progeny,
विल गेट 50% अफेक्टेड प्रोजेनी, ठीक है। अगर गलती से भी एक भी पेरेंट अफेक्टेड हुआ ना, तो आपको पक्का है कि आपके 50% प्रोजेनी आपका क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे। मेल और फीमेल कौन होंगे वो जरूरी नहीं है, लेकिन 50% आपके अफेक्टेड हो सकते हैं। मेल भी हो सकता है, या फिर सिर्फ फीमेल हो सकती है, या फिर एक मेल एक फीमेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये 50% क्या, 50% प्रोजेनी अफेक्टेड। होप सो कि ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चीज हम लोग इसका अलग दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अफेक्टेड ट्रेड विल बी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अफेक्टेड ट्रेड विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली इन इन बोथ सेक्स, ओके, बोथ सेक्स। तो दोनों सेक्स में, मेल हो या फीमेल सेक्स हो, जो ट्रेट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, अफेक्टेड ट्रेट होगा। तो आया बात समझ? और कुछ तो नहीं बोल रहे थे, हाँ। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई होगी। इसका एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिया, ब्रैकिडेक्टाइली लिया। और और कोई एग्जांपल, और कोई तो एग्जांपल नहीं है। चलो, आ, 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 आ। इसके बाद से हम लोग क्या देख रहे हैं, एक एक उदाहरण कर लेते हैं। चलो एक उदाहरण करते हैं हम लोग, हाँ। उदाहरण कौन सा कर रहे हैं हम लोग, चलो एक क्वेश्चन बना के देखते हैं बेटा। ये अफेक्टेड फीमेल है, अफेक्टेड फीमेल का अनअफेक्टेड मेल से शादी हुआ, और जब अनअफेक्टेड मेल के साथ शादी हुआ तो उसको ये प्रोजेनी मिले, है ना। एक अनअफेक्टेड, एक अफेक्टेड, और एक अनअफेक्टेड, फिर एक अफेक्टेड, और बस। तो इसका इसका शादी हुआ एक सॉरी, इसका शादी हुआ एक अनअफेक्टेड से, और इसका शादी हुआ एक अनअफेक्टेड से। तो इनके तीन बच्चे मिले, एक राम, श्याम, और राम, श्याम और घनश्याम। दो लड़की के नाम रखने थे यार, प्रिया, पूजा, राम। चलो ठीक है, तो ये अनअफेक्टेड हुए। और इसका जो क्रॉस हुआ, तो इसके बच्चे एक राजू, एक शिल्पा, और एक मेघा। इसमें से शिल्पा अफेक्टेड हुई। अब बताओ ये किस तरह का किस तरह का डिसऑर्डर होगा ये। चलो जल्दी से अपना आंसर आंसर दे दो, और फिर इसका आंसर देखते हैं क्या। तो जो इसका आंसर है, हम लोग ने थोड़ा क्वेश्चन में चेंज किया था। क्वेश्चन पहले कुछ इस तरह से था, क्वेश्चन ये था, इसमें ये नहीं था, ये नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि ये अफेक्टेड थी, और ये अफेक्टेड होने की वजह से फिर आपको क्या, किस तरह का ये पेडिग्री एनालिसिस था, ये आपको बताना था। और ये हम लोग ने देखा था, ये इसका आंसर था ऑटोजोमल रिसेसिव होगा, ठीक है। ऑटोजोमल रिसेसिव इसका आंसर होगा। होप तो कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो फिर पीछे वीडियो रिकैप जाके देखो। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके ये पूछूं, अब क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ये अफेक्टेड है, ये मेल अफेक्टेड है, और इस केस में आपका क्या आंसर होगा, ये आप प्लीज़ कमेंट करें, और फिर देखते हैं आपका आंसर क्या होता है। वहीं पे मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। तो ये था ऑटोसोमल डोमिनेंट के केसेस हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे और एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रिसेसिव। तो एक्स
ये अल्फा ये गामा मत समझ लेना, ये एक्स है, एक्स लिंक्ड फिर से वही बात है, रिसेसिव केस में ही होगा, अगर रिसेसिव जीन चलो ये होगा आ गया। तभी तभी जाके क्या होगा, तभी जाके आपका अफेक्टेड होगा, नहीं तो अफेक्टेड नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्स, लेकिन जो जीन होगा, जो भी जीन अफेक्टेड जीन होगा वो एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड होगा। ये दिक्कत है, ठीक है। वहां पे ऑटोसोमल जीन के साथ अफेक्टेड था, यहाँ पे एक्स लिंक के साथ लिंक्ड होगा, ठीक है। तो कभी भी जो बीमारी होगी वो कहाँ जाएगी, एक्स के साथ साथ जाएगी, ये याद रखना। और अब देखो यहाँ पे जो एक्स एक्स है ये फीमेल है, और क्रॉस होगा एक्स वाई से। अब यहाँ पे क्रॉस को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3D, यहाँ पे क्रॉस को हम लोग कैसे बनाएंगे, क्रॉस को हम लोग छोटा क्रॉस बनाते हैं। एक्सेस क्रॉस कर रहा है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से, यही मेल है फीमेल है। अब यहाँ पे ये रिसेसिव है, तो रिसेसिव केस में यहाँ पे हम लोग कलर ब्लाइंड टेस्ट ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे मान लो ये कैरियर हो गई, कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल सी स्मॉल सी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम के साथ है, और यहाँ पे अनअफेक्टेड है। तो यहाँ पे फीमेल का है, अनअफेक्टेड है। तो यहाँ पे जब क्रॉस करा हुआ है तो यहाँ पे कैपिटल सी, एक एक्स ऐसा आएगा, एक आएगा कैपिटल सी, कैपिटल सी एक्स वाई, और एक आएगा, यही केस है इसका, स्मॉल सी। यहाँ पे स्मॉल सी होगा, यहाँ पे सिर्फ सी होगा, ठीक है। या तो सी होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्स होगा और एक्स वाई होगा, ठीक है। तो इन दोनों केस में यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे रिसेसिव केस क्या होगा, रिसेसिव केस यहाँ पे है ही नहीं। रिसेसिव केस में क्या हुआ कि अगर यहाँ पे एक भी एक्स यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे इस वाले केस में, तो ये इसके काम को कंपनसेट कर देगा। अगर यहाँ पे ये एक्स खराब है तो दूसरा वाला एक्स है जो उसके काम को कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही एक्स है। अगर यही खराब हो गया तो दूसरा वाला एक्स है ही नहीं उसको कंपनसेट करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, मेल क्या हो जाएगा, मेल अफेक्टेड हो जाएगा। और ये फीमेल क्या हो जाएगी, ये फीमेल हमारी कैरियर हो जाएगी, ठीक है। फीमेल हमारी कैरियर हो जाएगी। तो एक्चुअली जो कलर ब्लाइंडनेस केस होता है, कलर ब्लाइंडनेस जो केस होता है, कलर ब्लाइंडनेस केस में जो 8% जो होते हैं पुरुष, 8% जो मेल होते हैं वो क्या होंगे, पॉपुलेशन में 8% मेल क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। और मोस्टली जो फीमेल होती है, फीमेल क्या होती है, मोस्टली कैरियर होगी। और मोस्टली फीमेल विल बी कैरियर, क्या लिखोगे, मोस्टली फीमेल विल कैरियर, ओके। और फीमेल अफेक्टेड कब होगी, फीमेल अफेक्टेड तभी होगी जब एक्स सी दोनों होगा तब अफेक्टेड होगी। और ऐसा केस बहुत कम होता है, इसका होने का प्रतिशत क्या है, पॉपुलेशन में 0.4% चांस है। तो फीमेल 0.4% मतलब अफेक्टेड होने का चांस होता है किसी भी पॉपुलेशन में। और ये जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो डिलीशन म्यूटेशन की वजह से होता है, ठीक है। डिलीशन म्यूटेशन की वजह से होता है। डिलीशन म्यूटेशन का मतलब क्या होगा, पर्टिकुलर कोई जीन ही डिलीट हो गया या जीन का सेगमेंट कोई डिलीट हो गया, तो उसको डिलीशन म्यूटेशन की वजह से कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस हम लोग ने देखा। और यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया, है ना। तो सिकल सेल एनीमिया जो होता है ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है, यहाँ पे लिख लेना, ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। ये टाइप ऑफ म्यूटेशन हमें पढ़ना था, लेकिन मैं देखता हूँ इस वीडियो या नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा, बट पहले यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हम लोग ने देख लिया। तो इसके कभी भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए हम लोग जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो याद रखेंगे। महत्वपूर्ण बातें क्या है कि यहाँ पे भी जो रिसेसिव केस है, यहाँ पे जनरेशन शुड बी स्किप्ड, जनरेशन कैन बी, ठीक है, जनरेशन कैन बी स्किप्ड। जनरेशन स्किप्ड हो सकता है इन केस ऑफ, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ
all progeny will all progeny in case of progeny will बी फीमेल। अगर और प्रोजनी फीमेल हुई तो वहां उस केस में जनरेशन आपका स्किप हो सकता है, वरना वरना स्किप होना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? मोस्टली मोस्टली फीमेल विल बी कैरियर, मोस्टली मेल विल बी अफेक्टेड, मोस्टली मेल विल अफेक्टेड एंड फीमेल विल बी कैरियर, वी रिटन ऑलरेडी है ना। याद रखना कि जो अफेक्टेड मेल विल जो होता है, अफेक्टेड मेल ऑलवेज come from affected male always come from where? Come from carrier mother or carrier mother mother or affected अफेक्टेड मदर, ओके। तो कभी भी जो मेल जो ग्रसित होता है वो कभी भी पापा की वजह से वो कलर ब्लाइंड नहीं होगा, वो कभी कलर ब्लाइंड होगा तो वो अपनी माँ के ट्रेड की वजह से हो पाएगा, ठीक है। ये था कलर ब्लाइंड, एक्स लिंक कलर ब्लाइंडनेस का एग्जाम मतलब तरीका। एग्जांपल्स तो आपने एक देख लिया, कलर सॉरी एक्स लिंक रिसेसिव का एग्जांपल आपने एक देख लिया, कलर ब्लाइंडनेस। दूसरे एग्जांपल क्या है? हीमोफीलिया, 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 कलर ब्लाइंडनेस, BLIND ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, डुकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डुकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डिस्ट्रोफी और कलर ब्लाइंडनेस, ओके। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस तो हम लोग लिख लिए ना, हाँ। और कुछ नहीं था, हाँ। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, कौन सा? फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हम लोग लिख लेंगे, चलो ठीक है। ये सारे इसके एग्जांपल हुए। उसके अलावा अब हम लोग क्या देखते हैं कि एक्स लिंक डोमिनेंट वाला। तो एक्स लिंक डोमिनेंट वाला ऐसा कैसे होगा कि मेल तो मरेगा ही और फाइनली फीमेल भी वहां पे अफेक्टेड आपको दिखेगी। इस केस में रिसेसिव वाले केस में आप फीमेल क्या थी? फीमेल एक्चुअली क्या थी? फीमेल कैरियर थी। लेकिन एक्स लिंक डोमिनेंट में फीमेल क्या होगी? एक्स लिंक डोमिनेंट में फीमेल कभी भी अफेक्टेड ही होगी, ठीक है। डोमिनेंट वाले इसमें एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, तो यहाँ पे अगर एक भी अफेक्टेड हुआ, जैसे कि यहाँ पे रिकेट्स का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर एक्स आर ऐसा हुआ तो ये भी क्या होगी? अफेक्टेड होगी। ये भी क्या हो जाएगी? अफेक्टेड होगी। अगर एक्स आर वाई हुआ तो भी ये क्या होगा? अफेक्टेड होगा। अगर एक्स आर हुआ तो भी क्या होगा? अफेक्टेड होगा। बस एक्स वाई और एक्स एक्स में क्या होगा? ये अनअफेक्टेड होगा। क्या होगा यहाँ पे? इसी केस में ये सिर्फ अनअफेक्टेड होगा, अनअफेक्टेड होगा। होप सो कि यहाँ पे चीजें तुम्हें समझ में आ रही हैं। तो इसको क्रॉस करके भी दिखाएंगे तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, बट मुझे लगता है इसमें क्रॉस करके दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर भी तुम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लोगे कि इसमें ट्रेड कैन नॉट बी स्किप द जनरेशन। ट्रेड जो होगा कभी भी इस जनरेशन नहीं स्किप करेगा। कांट स्किप जनरेशन। अगर पेरेंट में से कोई भी एक पेरेंट अफेक्टेड हुआ तो कांट स्किप द जनरेशन। दूसरा क्या लिखोगे? फिर से यहाँ पे लिखोगे मेल अफेक्टेड मेल, ओके। मेल affected male will come from the affected female only, okay। affected male
come from affected female, come from affected female। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या लिखोगे इसके बाद से कि 50% ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द हेटेरोजाइगस affected, so 50%, you 50% the children of heterozygous affected, heterozygous। अच्छा, मेल और फीमेल में हेटेरोजाइगस कौन होगा? क्या था? बताओ। क्या बोले? मेल और फीमेल में हेटेरोजाइगस कौन होगा? हाँ, मेल 50% of मेल children of heterozygous affected, heterozygous affected male produce affected female only। ठीक है, मतलब कि अगर अफेक्टेड मेल हुआ ना तो वो मतलब सिर्फ फीमेल, जो भी उसके बच्चे होंगे फीमेल, वो अफेक्टेड फीमेल ही होंगी। ठीक है। एंड none of the and none of the son will be affected। अगर मेल अफेक्टेड हुआ, none of the son affected। अगर मेल अफेक्टेड हुआ तो हेटेरोजाइगस मतलब एक्स वाई, हेटेरोजाइगस मतलब एक्स वाई। अगर एक्स वाई में ये अफेक्टेड है तो फिर ये कभी भी एक्स कहीं पे भी जाएगा तो वो दूसरे को अफेक्ट करेगा ही। ठीक है। और मोस्टली ये फीमेल में ही जाएगा यहाँ पे, ये एक्स तो कभी भी मेल में आएगा नहीं। तो इसकी सारी बेटियां क्या होंगी? अफेक्टेड होगी, और बच्चे बेटे क्या होंगे? अनअफेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग ने देखा। बेटर इसको आप प्रैक्टिस करें अपने क्वेश्चंस के साथ, जाके देखें क्या क्या क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल लिख लेना। एग्जांपल है रेकेट विटामिन डी रेजिस्टेंट। ओके, रेकेट्स दो तरीके से होता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर से हो सकता है जैसे, या फिर यहाँ पे विटामिन डी रेजिस्टेंट वाला होगा। ठीक है, या तो विटामिन डी से होता है, लेकिन यहाँ पे विटामिन डी रेजिस्टेंट लिख रहे हैं हम लोग। विटामिन डी रेजिस्टेंस मतलब कि ये विटामिन डी वाला रिकेट्स नहीं है, ये जेनेटिकल रिकेट्स है। ये क्या है? इट्स जेनेटिकल रिकेट, जेनेटिकल रिकेट्स। ठीक है, ये बात समझ में आया? चलो देखो, आगे आगे हम लोग ने यहाँ पे ये चीज देख लिया कि अगर मान लो ये 50% क्यों लिखा गया। 50% लिखने का कारण ये है कि मान लीजिए जो मेल है वो हेटेरोजाइगस अफेक्टेड है, कैपिटल ए अफेक्टेड बता रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल ए अफेक्टेड है, उसका शादी हो गया अनअफेक्टेड फीमेल से। जब उसका शादी अनअफेक्टेड फीमेल से होगा, यहाँ पे जो भी बेटियां बनेंगी, जो डॉटर्स बनेंगी, वो क्या होंगी? अफेक्टेड होंगी। और ये अपना डॉटर्स क्या होगा? पूरे चिल्ड्रंस का, पूरे बच्चों का 50% है, तो इसलिए लिखा 50% अफेक्टेड। और कभी भी जब यहाँ पे मेल में जो बेटा होगा, बेटा में जो एक्स होगा वो कभी भी माता से आता है, कभी भी वो पिता से नहीं आता। तो जो भी सन होंगे वो क्या होंगे? अपने माँ का एक्स लेके आएंगे। और ये बीमारी जो है एक्स लिंक्ड है, तो इसके माँ में तो कोई डिफेक्ट नहीं है एक्स में, और पिताजी सफाई लेके आ जाएंगे, सफाई में भी कोई डिफेक्ट है, तो अनअफेक्टेड क्या हो जाएंगे सारे? सन क्या होंगे? अनअफेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया जैसा कि आप जानते हो वो ऑटोसोमल बोल रहा हूँ, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में वहाँ पे हम लोग ने टोटल क्लोटिंग फैक्टर 13 क्लोटिंग फैक्टर हम लोग ने दिख रहा है। 13 क्लोटिंग फैक्टर में से जो क्लोटिंग फैक्टर 8 है, जो क्लोटिंग फैक्टर 8 है, और क्लोटिंग फैक्टर कौन सा 9 जो
क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं ना। तो क्लोटिंग फैक्टर, सॉरी, हाँ, क्या बता रहा था मैं, हाँ, क्लोटिंग फैक्टर 9 और 8 है। 9 और 8 का जो डिफिशियंसी होगा, तो इस डिफिशियंसी की वजह से जो हमारा 10th क्रोमोसोम होता है, जो 10th फैक्टर होता है, वो एक्टिवेट नहीं हो पाता, ठीक है। तो 10th फैक्टर एक्टिवेट नहीं होगा, और जब 10th फैक्टर एक्टिवेट नहीं होगा, तो फिर ये, अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा, तो फिर हमारा प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में नहीं बदलेगा, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में नहीं बदल पाएगा, ठीक है। और जब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में नहीं बदलेगा, तो फिर ये फाइनली फाइब्रिनोजेन नहीं बनेगा। फाइब्रिनोजेन नहीं बनेगा, तो फिर ब्लड क्लोटिंग हमारी, ब्लड नहीं क्लोटिंग नहीं रुकेगी। ब्लड क्लोटिंग विल नॉट अकर, ओके, विल नॉट अकर। तो मैंने पूरा डीप में तुमको नहीं बताया कि कैसे कैसे क्लॉटिंग फैक्टर किसको अफेक्ट करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा। बट याद रखना कि यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर जो है, जो क्लॉटिंग फैक्टर जो 18 और 8 और जो 9 क्लॉटिंग फैक्टर है, वो डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से 10 एक्टिवेट नहीं हो पाता। और जब 10 एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट नहीं होगा। और जब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन नहीं बनेगा, तो फिर फाइब्रिनोजन फाइब्रिन नहीं बन पाएगा। और फिर जब फाइब्रिन नहीं बन पाएगा, तो फिर वो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा। तो ये डिफिशियंसी हो गया। और यहाँ पे जो ये जो एड्स है, एट फैक्टर बनता है हमारा एक खास तरह के जीन से, जिसको हम लोग कहते हैं HbA और Hb कहते हैं, ठीक है। तो इतना डीप में डिटेल में नहीं जाना है, प्रोटीन फैक्टर में पढ़ा नहीं रहा। हीमोफीलिया यहाँ पे खत्म हो गया। इट इज ए एक्स लिंक, व्हाट इट इज, एक्स लिंक, LINKED लिंक, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ओके, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कहेंगे इसको, ठीक। हाँ, अब दूसरा डिसऑर्डर हम लोग कलर ब्लाइंडनेस पढ़ चुके हैं, सिकल सेल एनीमिया पढ़ चुके हैं, एक थैलेसीमिया पढ़ लेते हैं, और फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ना, ठीक है। तो थैलेसीमिया हम लोग पढ़ लेते हैं। थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया में क्या होता है, थैलेसीमिया में जो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन में दो तरह के चेन है। एक अल्फा चेन, दो अल्फा चेन होता है, और दो बीटा चेन होता है, ठीक है। दो अल्फा और दो बीटा चेन होता है, और ये जो दो अल्फा और दो बीटा चेन होता है, वो बनता है बेटा HbA, HbA1 क्रोमोसोम और HbA2 क्रोमोसोम से, और ये मौजूद होता है 16 नंबर क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो ये 16 नंबर क्रोमोसोम पे अगर ये मौजूद है, ये दोनों जीन, तो ये आराम से ये अल्फा, दो अल्फा बनेगा। और ये जो बीटा जो क्रोमोसोम में होता है, वो HBB जीन से बनता है, ठीक है। HBB जीन से बनेगा, और ये होता है 11 नंबर क्रोमोसोम पे, ठीक है। अगर ये 11 नंबर क्रोमोसोम पे है, तो ये बीटा जीन बनाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन अगर ये इसमें किसी भी प्रकार का म्यूटेशन होगा, जब भी किसी भी प्रकार का जब इसमें म्यूटेशन होगा, तो अल्फा और बीटा जीन, और ये बीटा या अल्फा जीन बन नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे जो सेल होगा, सेल जैसा का तैसा होगा, लेकिन ये सेल विल बी ओके, सेल काउंट विल नॉट डिक्रीज, सेल काउंट नॉट विल सेल काउंट विल नॉट डिक्रीज, सेल काउंट कभी डिक्रीज नहीं करेगा। बट क्वालिटी, जितना एफिशिएंसी से उसको अपना ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी था, वो घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा घट गया, अल्फा नहीं बनेगा, बीटा नहीं बनेगा। बट क्वालिटी क्वालिटी ऑफ आरबीसी विल बी आरबीसी विल decrease, because alpha and beta will protein will not form, because alpha and beta will not form, and can cannot carry and cannot
वेज है ना? वेज। सुपर सुपर सुपर। So here, solve this question. Will not form in and will not form and cannot carry ऑक्सीजन। ये इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता था। थैलेसीमिया में आरबीसी का काउंट तो ठीक रहता है, बट उसमें अल्फा और बीटा प्रोटीन बनने की वजह से ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाता। तो ये क्वांटिटेटिवली सॉरी क्वालिटेटिवली डिसऑर्डर है। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके बाद इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह का म्यूटेशन डिलीशन म्यूटेशन होगा। और नेक्स्ट जो डिसऑर्डर हम लोग देखेंगे वो फिनाइल कीटोन्यूरिया का देखेंगे। फिनाइल I already told the formula of DLN कीटोन्यूरिया। whatever is here, into here the तो फिनाइल कीटोन्यूरिया हम लोग देखेंगे इसके बारे में। whatever is here, into here. तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे? फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक कैसा डिसऑर्डर है भाई? ये मूव क्यों नहीं कर कभी भी रहा? मेरा टेस्ट नहीं करेगा। फिनाइल कीटोन्यूरिया So here, the next question is इट्स ऑटोसोमल ऑटोसोमल रिसेसिव So here, my ऑटोसोमल dear, लिंक्ड the next question is रिसेसिव, यू कैन राइट। part B. इसमें क्या होता है ना कि जो क्रोमोसोम नंबर जो 12 होगा, Here also we will इस apply क्रोमोसोम the नंबर 12 पे क्या होगा? formula. ये एक एंजाइम होगा। Here, ये एक खास तरह का इसमें जीन होगा, now वो एक खास तरह का एंजाइम बनाएगा जिसको हम लोग कहते हैं M by N. फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ln M ये minus फिनाइल ln N. Right. एलानीन So this is M. हाइड्रोक्सिलेज This is N. एंजाइम बनाएगा, ठीक है। So you will write हाइड्रोक्सिलेज ln X एंजाइम square बनाएगा। ये क्या करता है? minus ये कन्वर्ट करता है फिनाइल एलानीन को टायरोसिन में, ठीक है। टायरोसिन क्या है? एक अमीनो एसिड है। तो ये फिनाइल एलानीन भी एक अमीनो एसिड है। फिनाइल ln N एला into N. फिनाइल Again, I will एला apply the property. फिनाइल एलानीन क्या बनाएगा? ये टायरोसिन बना देगा। 3. लेकिन अगर इसमें कोई डिलीशन हो जाएगा, अगर इसमें कोई क्या हो गया, Equal to अगर यहाँ पे डिलीशन हो गया, तो अगर इसमें डिलीशन हो गया तो ये एंजाइम नहीं बनेगा। ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो फिनाइल एलानीन क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। right और ये आपको क्या हो सकता है? फिनाइल एलानीन अगर इकट्ठा हो जाएगा, minus ln X minus 3. ये क्या हो गया यार? Here, my dear. हाँ, फिनाइल एलानीन अगर इसका what we इकट्ठा हो जाएगा तो want to इसमें find the dy by आपको dy. डिसऑर्डर दिख सकता है। जैसे ये ब्रेन में भी जा सकते हैं, d ln X ब्रेन by में d डिसऑर्डर्स दिख सकते हैं। minus d ln मेंटली कोई X plus 2 by d डिसऑर्डर minus देख सकता है। d ln और क्या? X minus ये 2 by d. डिलीशन या So from क्या here we लिखना? will get मिससेंस the derivative म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है। to the derivative of यहाँ पे क्या ln X लिखना? with respect to नॉट X डिलीशन by एक्चुअली, dx. you just 1 by write it X here, by it is a missense here you will get 1 by X mutation. plus 2 and here we It get will 1 by be X minus 3. Are you getting me? So the answer Miss- will be 2 by X minus 1 by X plus 2 मिससेंस या minus फिर आप 1 by डायरेक्टली X लिख सकते minus हैं 3. सेंस म्यूटेशन Now या my फिर dear, मिससेंस में yeah. पॉइंट म्यूटेशन आप लिख लेना, ठीक है। म्यूटेशन। तो यहाँ पे ये सारी चीजें खत्म हो गई। याद रखना कौन सा क्रोमोसोम कहाँ पे किस Next question is जीन my के लिए dear. है। और Are you all right? You are और right. बस हाँ, ये सब चीजें था। इसके डिसऑर्डर्स कौन से तरीके के, ये सब पूछता है, ये सब इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। चलो ठीक है, आज तक के लिए यहाँ पे हाँ, फिनाइल कीटोन्यूरिया में याद रखना कि ये ब्रेन में भी डिसऑर्डर होगा। और यहाँ पे यूरिन में ये फिनाइल एलानीन जब एक्युमुलेट होता है तो कीटोन बॉडी बना देता है, ठीक है। ये कीटोन बॉडी बनाता है। यही कीटोन बॉडीज यूरिन से फिर पास होती है, तो फिर आप इसको देख सकते हो, फिनाइल कीटोन यूरिया नाम इसका पड़ जाता है, ठीक है। कीटोन बॉडीज बन जाती है। चलो ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और तुम लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो।